अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर और मैं हूं सैयद फैसल करीम। बहुत ही जबरदस्त कल का टाकर रहा है, लेकिन अब हमें आगे देखना है। क्रिकेट की आलमी जंग, ऐसे में पाकिस्तान ने धमाका खेज आगाज किया है। वो टीम जिसे कोई इतना अच्छा रेट नहीं कर रहा था, एक बड़ी कामयाबी के बाद टूर्नामेंट की फेवरेट टीम बन गई है। शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल हो, रिजवान का अटैक हो या बाबर आजम की पॉइज्ड बेमिसाल बैटिंग के साथ शानदार कप्तानी, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस पर पाकिस्तानी सितारों के नाम है। और बिल्कुल ठीक कहा बाबर आजम ने कि अभी रिलैक्स नहीं होना है, हदफ पर नजर रखनी है और हदफ है आलमी कप जीत कर पाकिस्तान लाना। कल पाकिस्तान मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड से, तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाला शाहिद खान अफरीदी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है अहमद शहजाद भाई। अहमद भाई आपको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और स्टूडियोज में आदिल अजहर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। आदिल भाई आपको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत खुश हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ एक पॉइंट रेस करना, और वो ये कि पाकिस्तान कल जीता, बड़ा शानदार जीता और हमने ग्राउंड पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बड़ी ज़बरदस्त देखी। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में ये हो रहा है कि मोहम्मद शामी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। भारतीय मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी, अब उनको इम्तियाजी सलूक का सामना है। ट्विटर पे तो नहायत तूफ़ान बदतमीज़ी हो रही है और हैशटैग शामी टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको सॉफ्टन अप करके हम ये बता सकते हैं कि शामी को कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं और बैन कर दिया जाए, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं शो का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगा शाहिद भाई आपसे। हमने देखा कि अब मोहम्मद शामी पहले तो मुस्लिम क्रिकेटर नहीं है जो कि इंडिया से खेल रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ से खेलते आए हैं। लेकिन कल इस तरह की चीज़ आना ये बड़ी अफसोसनाक है क्रिकेट के लिए। आई थिंक जो इंडियन मीडिया है वो तो मीडिया तो कम है, वो तो मुझे कोई जैसे उनके ड्रामे और उनकी फिल्में चलती हैं उस तरह नज़र आता है। ये पास्ट में भी हो चुका है। मैं काफ़ी अरसे से इंडियन मीडिया को देखता हुआ आया हूँ, बल्कि मैं काफ़ी दफ़ा टारगेट रहा हूँ उनका। उनका एजेंडा समझ नहीं आता कि वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जब से ये मोदी साहब की हुकूमत आई है, मेरे ख्याल में हम सबको पता है कि मोदी साहब गुजरात में थे और वहाँ मुसलमानों के साथ क्या किया उन्होंने। तो वो एक बदनामी का बाइस ही एक वाहिद वज़ीर आज़म है जो मुल्क की बदनामी का बाइस है। तो ये एक बहुत बड़ी जहालत ही कहूँगा मैं, जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे। मेरे ख्याल में जो कश्मीर में जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, और आई थिंक ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। इंडियन जो लोग हैं उनको मैं हमेशा प्रेज़ करता हूँ, वो बड़े पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मोदी साहब जब से आए हैं तो आई नो कि इंडिया के इमेज ओवरऑल दुनिया में किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बहुत नेगेटिव अप्रोच है उनकी। हमने देखा कल शाहिद भाई कि इसको बहुत अपोज भी किया। ऑब्वियसली एक जब मैच का इख्तिताम हुआ तो जिस तरीके से आप लोग भी कई बार ये बात कर चुके हैं, ऑफ द फील्ड हम सब दोस्त हैं और इसी तरीके से होना भी चाहिए। जिस तरीके से रिजवान वाज हग्ड बाय कोहली, और कितनी अच्छी ये वाइब जा रही है, जिसका मतलब ये है कि स्पोर्ट्स ब्रिंग नेशंस टुगेदर। लेकिन अगर एक मुल्क का मीडिया ये नहीं करना चाह रहा है, एक मुल्क के सियासतदान ये करना नहीं चाह रहे, अगर आज उनका आप देखें उठा के, तो पाकिस्तान की विक्ट्री को ओवर शेडो करने के लिए उन्हें इस तरह की कैंपेन चलाई हुई है, लॉन्गर रन में ना ये दोनों ममालिक के लिए अच्छा है, ना उनके मुल्क के लिए, और ना ही क्रिकेट के लिए अच्छा है। ये मैसेज मुल्क की तरफ से अच्छा नहीं जाता। ये दुनिया में आप क्या मैसेज दे रहे हो कि आप कौन सी कौम हो? क्या पढ़ी लिखी कौमें इस तरह की हरकतें कर रही हैं जो इंडिया के अंदर हो रहा है, जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो मीडिया में देख रहे हैं? मेरे ख्याल में शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। काफ़ी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वहाँ पे, लेकिन इस वक्त जो वहाँ का मीडिया है वो बेसिकली मोदी साहब के इशारों पे है, और उनको गलत चीज़ को भी वो जो है वो कहती गलत है, लेकिन सही चीज़ को भी वो गलत ही दिखाते हैं। तो आई मीन के जो इस वक्त इमेज बना हुआ है इंडियन मीडिया का या उनके मोदी साहब का, वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। एब्सोल्युटली। और शाहिद भाई ये बात भी कि जैसे कि मैंने कहा कि शामी इज़ नॉट द फर्स्ट मुस्लिम क्रिकेटर, राइट फ्रॉम नवाब पटौदी से लेके तो फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन, सैयद किरमानी, उसके बाद सबा करीम उनके कीपर, उसके बाद इरफान पठान, ज़हीर खान आपके साथ खेलते आ रहे हैं। तो बिल्कुल राइटली कि एक तो ये चीज़ कि जो उनके मुल्क की शनाख्त जारी है आगे, वो भी सबके सामने है।
प्लस कल एक और बड़ा ज़बरदस्त हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान जीता तो अक्रॉस द बॉर्डर मकबूजा कश्मीर में बड़ी जो है वो सेलिब्रेशंस मनाई गई। उस पर भी काफ़ी लोगों के वहाँ पे पेट में दर्द भी हुआ और मरोड़ भी उठी। आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, नाम भी आपने ले लिया था जाके जी वहाँ पे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। तो इस सेलिब्रेशन को कैसे देखा आपने? ज़बरदस्त खुशी थी जी सबके लिए। एक जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं वो सिर्फ गेम नहीं होता, उसको गेम के तौर पे नहीं लिया जाता, वो एक अलग ही एक बैटल है। और मेरे ख्याल में एक खुशी का लम्हा था। ज़ाहिर बात है जो कश्मीर के अंदर जो हालात है, जो लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो ये रिएक्शन तो आएगा, ये तो आएगा। आखिर कब तक आप दबाओगे किसी को, कब तक जुल्म सितम के निशान लोगों को जुल्म सितम के निशाने पे रखोगे आप? तो ये इस चीज़ का रिएक्शन होता है, ये दब नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में एक पढ़ी लिखी कौम की तरफ से ऐसा रिएक्शन आना मेरे ख्याल में ओवरऑल आई थिंक इज वेरी वेरी नेगेटिव, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ओके, तो अब हम लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, बिकॉज अब हमारा फोकस जो है वो क्रिकेट पे होना चाहिए, खासतौर पे कल की बड़ी विक्ट्री के बाद। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हमारा नेक्स्ट फिक्सचर है। इसी बीच अहमद शहजाद ने भी ज्वाइन कर लिया है। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप में अब अपना दूसरा मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा में खेलने जा रहा है। वैसे तो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारा पलड़ा भारी रहता है और बड़े दोनों फ्रेंडली नेशंस थे जब भी खेलते थे, लेकिन कल जो हम खेलेंगे ना, तो हमने कल उनके सिक्योरिटी के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कल दूर करने। पहले पैकेज देखते हैं, इस पर फिर मज़ीद बात करेंगे। तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पलड़ा है भारी और वैसे भी हेड टू हेड पाकिस्तान इज़ अवे वे अहेड ऑफ न्यूजीलैंड। आई एम सॉरी आई गॉट कैरिड अवे इन द एक्साइटमेंट, लेकिन पाकिस्तान की जो जीत है उससे सारी कैरिड अवे हुए हैं और अब आसाब पे भी वो जीत आ रही है। कैसे? वो ऐसे कि कीवी कैप्टन केन विलियमसन उन्होंने जो है वो कह दिया है कि जी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दी है, साबित कर दिया कि वो टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से एक है। सुन लेते हैं कि विलियमसन क्या कह रहे हैं। एक बड़ी जीत जो है वो कितना ज़्यादा मोराल बूस्टिंग होती है ये आपने देख लिया। अहमद शहजाद, आपने देखा कि हम कल से ही बड़ी हमारी तारीफ़ हो रही थी, अच्छी बात है, इंडियन काउंटर पार्ट्स भी बड़ी तारीफ़ करने में लग गए, बट नाउ जो अगली हमारी अपोजिंग टीम है उसके कैप्टन जो है वो भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए हैं। कल की विक्ट्री हमारी इतनी ज़बरदस्त थी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, और अगर केन विलियमसन इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाकई इस बात में दम होगा, बिकॉज बहुत स्ट्रेटेजिक बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। स्टेप में जिस तरह पिछले मैच से पहले भी हम लोगों को कोई डाउट नहीं थे कि पाकिस्तान जीतेगा, और कल मैच जीत के तो उन्होंने बिल्कुल साबित किया कि वो दे आर वन ऑफ द फेवरेट, और डेफिनेटली होम एडवांटेज भी पाकिस्तान के साथ है और उनको पता है कि वहाँ पे क्रिकेट किस तरह खेलनी है। और बाकी टीम जिस तरह हम अवे जाते हैं, जाके खेलने में एडजस्ट करने में मुश्किल होती है, इसी तरह बाकी टीम्स को भी आइडिया नहीं होता है। ग्राउंड डायमेंशन डिफरेंट होते हैं। लाइक होम टीम के पास जब टीम ज्यादा मैचेस खेली होती है उसके पास बहुत ज्यादा एज होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान की जिस तरह बॉलिंग हुई है लास्ट मैच में, और सारे बैट्समैन जो हैं लाइक ट्रीटिंग देम लाइक अ बिग थ्रेट टू देम। राइट, अच्छा अब ज़रा मैं चाहूँगा कि हम कुछ अब हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें, और शाहिद भाई से मैं ज़रूर इस पर बात करूँगा। अगर स्टैट्स देखें हम, और कैप्टन तो वो जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करने जा रहा है, और वो जो है दैट इज़ बाबर वर्सेस केन विलियमसन। अब बाबर जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अब तक इनिंग्स खेली है, कल तो उनका बहुत ही मोराल बूस्टअप होगा, लेकिन अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें कि बाबर का स्ट्राइक रेट और जो है वो विलियमसन का स्ट्राइक रेट वो कैसा है, तो मैं चाहूँगा कि जो है वो हम स्टैट्स दिखाएं। और एंड हेयर गोज एंड हेयर कम्स द स्टैट एंड व्हेन दे आर कमिंग आई एम वेटिंग फॉर देम। कप्तानी का रिकॉर्ड देखा जाए एंड हेयर दे कम। तो बाबर मैंने अपने पास रख लिया, आदिल भाई आपके पास मैंने विलियमसन दे दिया, ठीक है जी? ओके, सो बाबर 29 मैचेस खेले हैं और आप देख सकते हैं कि 16 उन्होंने मैचेस जीते हैं और 8 जो है वो हारे हैं, जबकि विलियमसन जो है वो 49 मैचेस उन्होंने खेले और 23 उन्होंने जीते हैं। तो दोनों का बड़ा अच्छा वो है। अगर विन परसेंट देखें तो इस हिसाब से बाबर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 66%, और आपके पास कितना है जी? एब्सोल्युटली, यहाँ पे 48% है ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें कंपैरिजन में हमेशा स्टैटिस्टिक्स में आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं इस चीज़ को कि कौन से हरीफों के खिलाफ आपने खेला है, किसके खिलाफ आप फ्रीक्वेंटली खेल रहे हैं, किन कंडीशंस में खेल रहे हैं।
जहाँ तक अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे विन लॉस रेशो की बात कर रहे थे 14-10 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात फैसल इसमें वो ये है कि जब यूएई में दोनों टीमें सामने आती हैं पाकिस्तान का 6-1 का एडवांटेज है। दैट मीन्स पाकिस्तान एक तो कंडीशंस की फेमिलियरिटी, विलियमसन को इस बात का अंदाज़ा है और उनको ये भी पता है कि यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान को अच्छा खेलना है बल्कि पाकिस्तान हिस्टोरिकली अच्छा खेलता रहा है, तो डेफिनेटली एडवांटेज बाबर, एडवांटेज पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर हम दोनों कैप्टन्स के जो रन्स हैं वो भी देख लें तो वो भी उन्होंने बड़ा जो है वो हैवीली जो है स्कोर किया हुआ है। बॉलर्स पर अगर अटैक करने की बात हो तो यहाँ पे बाबर जो है वो हमें बरतरी लेते हुए नजर आ रहे हैं। 57 मैचेस में बाबर ने जो है वो 2272 रन बना रखे हैं। एवरेज जो है वो उनकी बहुत अच्छी होती जा रही है, स्ट्राइक रेट भी उनका बेहतर होता है। स्ट्राइक रेट में इसलिए हमेशा मेंशन करता हूँ बिकॉज इनिशियली बाबर पे ये क्रिटिसिज्म हो रही थी कि इज नॉट अ टी20 प्लेयर, बट द वे ही हैज कैरिड हिमसेल्फ दैट्स ब्रिलियंट। कंपेयर करें विलियमसन का तो उन्होंने 1800 रन बनाए हैं, इनिंग्स ज्यादा ली है बाबर से, इनिंग्स कम बनाए उन्होंने। ये इसलिए भी बिकॉज बाबर इज ओपनिंग इन कमिंग। बाबर, ये आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड की जो ओपनिंग इटसेल्फ होती है, मार्टिन गप्टिल होते हैं, बीजे वॉटलिंग पहले हुआ करते थे, अब वो ज़रा उन्होंने छोड़ दिया, वो खुद बड़े एक्सप्लोसिव किस्म के बैट्समैन हुआ करते थे और काफ़ी आगे तक इनिंग को ले जाया करते थे। इनके पास, विलियमसन के पास खेलने का टाइम कम होता था, लेकिन ये कह देना कि जी ही इज एनी लेसर देन बाबर, डेफिनेटली दुनिया के टॉप 3 प्लेयर्स में अब ये दोनों आते हैं विदाउट एनी डाउट। तो अब इस पे हम जरा शाहिद भाई से बात करते हैं। ओके, शाहिद भाई से भी हम बात करेंगे। तो ये हमने दोनों की जो है स्टैटिस्टिक्स देखे हैं। अच्छा, अब ज़रा हम ओपनर्स की भी हम देख लेते हैं। एक तो ओपनर हमने अब दिखा दिया ना आपको पाकिस्तान का, जो अगले जो दोनों ओपनर मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से। तो पाकिस्तान से तो अब रिजवान ने जो हिट किया हुआ है ना, अब वो पर्पल पैच नहीं रहा है, वो अब गोल्डन पैच होता जा रहा है, क्योंकि पर्पल पैच होता है छोटा और गोल्डन पैच जो है ना वो इतना ज़्यादा हो चुका है रिजवान का कि नाउ ही इज़ मेकिंग फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस तरीके से 33 मैचेस में रिजवान ने 1144 रन बना रखे हैं और 52 का एवरेज है। सबसे अच्छी बात यह है यार, अगेन बाबर की तरह इन्होंने भी अपना स्ट्राइक रेट बड़ा तगड़ा किया है एंड दैट्स नाउ नियरिंग 130। और उसकी जगह मार्टिन गप्टिल देखें तो उन्होंने 99 इनिंग्स में 2939 रन बना रखे हैं। इनका एवरेज जो है वो कम है, 32, बट इनका स्ट्राइक रेट जो है वो ज़्यादा है, दैट मैटर्स इन T20 क्रिकेट। तो शाहिद भाई कंपेयर करें अगर दोनों टीम्स को, तो आप कैसे देखते हैं उनकी ओपनिंग वर्सेस हमारी ओपनिंग? देखिए, नो डाउट न्यूजीलैंड जो है वो एज ए यूनिट खेलती है हमेशा। उनके अंदर कोई सीनियर जूनियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बहुत ही ज़बरदस्त एज ए यूनिट के तौर पर बड़े वेल प्रिपेयर्ड ग्राउंड के अंदर आते हैं मैच के लिए। उन्होंने अपनी तैयारी की भी होती है और मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में नंबर 4 है और लास्ट कोई मेरे ख्याल में इन्होंने कोई 20 मैचों में से 12 या 14 मैचेस जीते हैं T20 के। तो इससे जाहिर होता है कि उनकी T20 का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है। हमारे जो ओपनर्स हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं दोनों, और काफ़ी अरसे से, ये नहीं कोई 1-2 सीरीज़, वो काफ़ी अरसे से माशाल्लाह से कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो पिचेस ऐसी हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा चांस है बैट्समैनों के पास रन करने के लिए, और दोनों टीमों के ओपनर्स बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि शुरू के 6 ओवर में कौन अच्छा डिलीवर करता है। तो कंपटीशन मैं समझता हूँ कि बराबर है, इवनली पॉइज्ड है। चलें, बैटिंग के मामले में तो शायद आफरीदी ने जो है वो 1-1 कर दिया है, लेकिन लेट्स मूव टू बॉलिंग नाउ। अगर बॉलिंग के हम स्टार्ट्स देखें तो भारत के खिलाफ जो जीत के हीरो हैं शाहीन शाह अफरीदी, हम उनका तकाबुल करते हैं जो उनके लीड बॉलर हैं ट्रेंट बोल्ट से, और दोनों बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। ट्रेंट बोल्ट, ही इज़ ऑल्सो वेरी टॉल, शाहीन शाह अफरीदी इज़ अगेन वेरी टॉल। और एक बार फिर पाकिस्तान की साइड जो मेरे पास आ गई है ना, सॉरी, आपकी कीवी साइड जो है वो आपके पास बिल्कुल ठीक है जी। सो शाहीन शाह अफरीदी 31 इनिंग्स में शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन 26 की औसत, और इकॉनमी रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8 की इकॉनमी रेट से 35 विकेटें ले चुके हैं। ही विल बी कैरिंग हिज फॉर्म। और अगर दूसरी जानिब हम न्यूजीलैंड की बात करें, 23 की एवरेज के साथ 46 विकेटें ली हैं यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट ने। वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन द टू प्लेयर्स। आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त इन दोनों के दरमियान जो है यहाँ पे। इसलिए भी कम मुझे शाहीन शाह अफरीदी की विकेटें लेंगी क्योंकि रिसेंट पास्ट में इमाद से हमने स्टार्ट करवाया है। ये इसकी एक वजह हो सकती है। और दूसरी देखिए, एक बात माननी भी पड़ेगी, शाहीन शाह अफरीदी अपने करियर का आप कह सकते हैं, इवन तो माशाल्लाह इज़ बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, एक्सपीरियंस का थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है क्वालिटी का शाहीन इज़ नाउ कमिंग ऑफ एज विदाउट एनी डाउट इन दैट, बट स्टिल ऑनेस्टली स्पीकिंग
अगर हम रीसेंट फॉर्म की बात करें, थोड़ी देर पहले हम स्टैट्स की बात कर रहे थे, और रिजवान की 104 की एवरेज चल रही है इस साल में, सो दिस इज अनबिलीवेबल। सिमिलरली शाहीन की भी अगर हम पिछले एक साल की निकालेंगे तो शायद ये गैप और कम हो जाएगा। शाहिद भाई ने जो इवनली पॉइस किया है फास्ट बॉलर्स को, तो अब जरा हम ओपनिंग बैट्समैन को फास्ट बॉलिंग पे उनसे राय लेने से पहले हम जरा स्पिनर्स का भी एक देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अहम हैं यूएई में। और शादाब ने कल अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई। वैसे उनकी 50 इनिंग्स में जो है जनाब अली 59 विकेटें हैं और 23 का उनका एवरेज है। इकोनॉमी रेट इज गुड T20 के हिसाब से। दूसरी जानिब एश सोढी, आदिल अजहर, एश सोढी 73 विकेटें ले बड़ी चुके हैं। तकलीफ दी है इन्होंने पाकिस्तान को तकलीफ दी है। और अगर वाकई पाकिस्तान, देखिए आज के मैच से हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि अफगानिस्तान ने आज ये शारजा में ही मैच खेला है, और जिस तरह उनकी बॉलें स्पिन कर रही थी इस ट्रैक के ऊपर, आई थिंक इश सोढी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 21 की एवरेज से अगर वो विकेटें ले रहे हैं, 73 विकेट्स ले चुके हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो शाहिद भाई, हाँ, अब जरा हम बात कर लेते हैं कल जो इंडिया की बॉलिंग थी उससे न्यूजीलैंड की बॉलिंग कितनी ज़्यादा डिफरेंट होने जा रही है, और हमारे पेस और हमारी स्पिन डिपार्टमेंट को आप उनके पेस और स्पिन डिपार्टमेंट से कैसा रेट करते हैं? वेल खैर, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये नहीं कि लास्ट मैच में अच्छी की, हमारी बॉलिंग वैसी ही अच्छी थी। कल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी पाकिस्तान टीम ने। हमने ज़्यादातर इन कंडीशंस में, ये हमारी बॉलर्स की मैं समझता हूँ कि फेवरेट कंडीशंस हैं, स्पिनर्स की भी, फास्ट बॉलर्स की भी। यहाँ पे जो न्यूजीलैंड्स का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एक्सपीरियंस उनका अपना बाउंसी ट्रैक्स या सीमिंग ट्रैक्स के ऊपर है। लेकिन उनके पास वैरायटीज़ बहुत होंगी, वो स्लो वंस वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। वो उनके पास वो पेस नहीं है जो पेस हमारे पास है। तो कल जो मैच होगा, बड़ा स्किल्स, जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी वो बचेंगे। कल का मैच मेरे ख्याल में शारजा में मैच है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, शारजा में मैच है, तो शारजा में कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल होंगी। वहाँ पे बाउंड्री भी छोटी है, बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आता है, और वहाँ ज़्यादा जो सक्सेसफुल बॉलर हैं वो ये हैं कि थोड़ा सा बॉडी से अवे और स्टम्प्स के ऊपर बॉल करनी पड़ेंगी। स्पिनर्स, अब आज जो हमने मैच देखा है, राशिद ने और वो जो दूसरे बॉलर जिन्होंने 5 आउट किए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरे चांसेस लिए, उनके ऊपर बॉलरों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दिया बैट्समैनों ने, तो इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फ्लाइट भी किए हैं, गुगलियाँ भी की हैं। लेकिन कल के मैच में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होगी। एब्सोल्युटली। और अगर आज के मैच को ही कंपेयर करें अहमद भाई, तो स्पिनर्स ने आज अफगानिस्तान के 9 विकेटें ली हैं। नजीब ने ले ली 5 और राशिद ने ले ली 4। इसके अलावा बैटिंग भी अफगानिस्तान ने बड़ी तगड़ी की, 11 छक्के मारे। तो आपकी नज़र में कल किस तरीके से वी शुड गो अबाउट द थिंग्स? देखिए, बहुत बैलेंस साइड है। जिस तरह शाहिद भाई ने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया चीज़ों को, कि न्यूजीलैंड की साइड भी जो है बड़ी साइड है, अपना होमवर्क करके आती है, प्रिपेयर होते हैं। ये लोग जब भी आते हैं, कभी भी उनको देख के आपको ये महसूस नहीं होता कि ये अंडर प्रिपेयर्ड कोई चीज़ करने जा रहे हैं। तो फुली अवेयर होंगे, उनके अपने प्लान रेडी होंगे। उन्होंने कल का मैच भी देखा होगा और वो बहुत प्रोफेशनल है इस चीज़ में। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड हमने पाकिस्तान की बैटिंग भी देखे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है पाकिस्तान की बैटिंग में, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, और एक्सपीरियंस भी जो है वो यूएई में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आइडिया है प्लेयर्स को कि यूएई में किस तरह मैचेस खेले जाते हैं और किस तरह जीते जाते हैं। उनको ये भी जो रिकॉर्ड है ये भी बताता है कि लाइक पाकिस्तान टीम को इस चीज़ का भी आइडिया है कि लाइक न्यूजीलैंडर प्लेयर्स क्या उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो उनको काउंटर कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली स्पिन विल प्ले अ बिग पार्ट टुमारो, लेकिन इंशाल्लाह जो लुकिंग एट पाकिस्तान बैटिंग डेप्थ, जिस तरह ओपनर्स फॉर्म में और लास्ट मैच का जो कॉन्फिडेंस है वो जब अगले मैच में कल लेके जाएंगे तो बड़ी फील्डलेस क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि नर्व थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं जब आप 100 स्कोर्स लगे होते हैं। नथिंग टू बी कंप्लेसेंट, बट ये नेचुरल सी बात है कि जब आपकी परफॉर्मेंस हुई होती है तो अगले मैच में आपको उसका कॉन्फिडेंस आता है। और हमारी अच्छी बात यह है कि फास्ट बॉलर, स्पिनर और बैट्समैन, बाकी की तो बारी आई नहीं, लेकिन ओपनर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में होंगे। इंशाल्लाह ताला आई सी पाकिस्तान टुमारो इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम कल के फिक्सचर की बात करें, मैं चाहता हूं कि जो देखने वाले हैं हमारे वो देखें कि आज शारजा में अफगानिस्तान के जो नजीबुल्लाह ज़ादरान हैं
उन्होंने क्या बुलंद वाला छक्के लगाए हैं, 34 गेंदें ली हैं और 59 रन बना दिए हैं। ये थोड़ा सा टीजर और ट्रेलर है कि कल के मैच में क्या होने जा रहा है। देखिए ज़रा, ख़ास तौर पे जो आखिरी जो छक्का था ना, इट वाज स्काया, और इससे पहले ज़ाज़ई और शहजाद ने भी बड़ा ज़बरदस्त खेला है। तो इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेने, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो हम शायद आफरीदी, अहमद शहजाद और अदील अज़हर से मज़ीद बातें करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड एक बहुत अहम मुकाबला कल होने जा रहा है, और ये अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा चुका है, और अगर कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है इंशाल्लाह तो हमारे आगे बढ़ने के, अगले राउंड में आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और भी रीज़न है, वो ये रीज़न ये है कि हम उन्हें बताएंगे कि सिक्योरिटी जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कल न्यूजीलैंड जो है वो अपनी सिक्योरिटी मांग रहा होगा पिच पे, जब हमारे बैट्समैन उनको छक्के लगा रहे होंगे, बॉलर्स उनकी विकेटें उड़ा रहे होंगे। अच्छा शाहिद भाई, दिस इज़ ऑन अ लाइटर नोट, बट अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो टिम साउदी हैं, उनका एक रीसेंट बयान है, और टिम साउदी ये कहते हैं कि हमारे पास, न्यूजीलैंड के पास बड़े नाम नहीं आते, लेकिन हमारे पास वो यूज़फुल नाम आते हैं, यानी कि उन्हें उनका रोल पता होता है, उनके ओपनिंग बैट्समैन का, उनके मिडिल ऑर्डर का, उनके लेट मिडिल ऑर्डर का, उनके स्पिनर्स का और उनके फास्ट बॉलर्स का, उनको रोल पता होता है। तो न्यूजीलैंड अपनी लिमिटेशन में रहता हुआ बड़ा ज़बरदस्त खेलता है। आपने जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जब भी खेला है तो उनको कैसा ओपोनेंट्स पाया है, और जो उनकी नई टीम है उनको आप कैसा रेट करते हैं? मेरे ख्याल में अहमद शहजाद ने जो बात की है कि बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपना होमवर्क करके आते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो वाकई बड़े प्रोफेशनल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन वो एज ए टीम खेलते हैं। इट्स ए टीम गेम बेसिकली। तो उनका जो रोल दिया जाता है वो पूरा होमवर्क करके आता है। हर इंडिविजुअल एज ए टीम उनके रोल्स होते हैं और वो उस तरह परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वो खामोशी से खेलते हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते ग्राउंड के अंदर, क्योंकि न्यूजीलैंड के लोगों को हम जानते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं ये लोग, और बड़े फ्रेंडली होते हैं। लेकिन एज अ टीम जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो वो अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश करते हैं। और मुझे ये लगता है कि कल का मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है, उससे ज़्यादा अच्छा मैच कल का मैच होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड। शाहिद भाई, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या हो गया था उन्हें जब वो यहाँ आए थे? सब कुछ सेट था, हमारे लोग तो स्टेडियम भी पहुँच चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे, और आखिरी मोमेंट में इस तरह बैक ऑफ कर जाना, एक तो ये भी हमारी कौम इस पर भी बड़ी तैयार बैठी है कि उन्हें बताना है हमने, इस पर भी हम बड़े भरे बैठे थे। कल के मैच से पहले हम ये कह रहे थे कि ठीक है इंडिया के साथ जो भी होगा, लेकिन न्यूजीलैंड को तो इस बार हराना है। तो अब क्या हुआ था, मैं जानना चाहूँगा शायद अफरीदी से। देखिए बॉय, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के जितने फैंस पाकिस्तान के अंदर है, मेरे ख्याल में इतने न्यूजीलैंड में भी नहीं होंगे। न्यूजीलैंड की टीम को बहुत पसंद किया जाता है, उनके प्लेयर्स को बड़ा पसंद किया जाता है, और जो तरीक़ाकार था उनका वो बिल्कुल, मतलब देखें, जब टूर होता है किसी भी टीम का तो एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के थ्रू टीम्स आती हैं, ऐसे नहीं मुँह उठा के आ जाती। सिक्योरिटी ऑफिसर सब आती है, उसके बाद वो ग्रीन सिग्नल देते हैं, देन टीम आती है। तो इसी तरह कोई प्रोसेस भी होना चाहिए वापस जाने का। ये नहीं कि सुबह ही उठ के आप मैच वाले दिन आप वापस चले गए, तो कोई प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए था उनको। जो डिसीजन था वो बहुत ही गलत डिसीजन लिया है उन्होंने। उनके अपने क्रिकेटर्स ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, दुनिया ने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं था उनका। तो मेरे ख्याल में बेस्ट तो यही है कि हमारे पास, जैसे इंडिया को हमने खामोश किया अपनी क्रिकेट खेल के, इसी तरह यही हमारे पास सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप क्रिटिक्स को जो है ना, वो आप बेस्ट परफॉर्मेंस आपके पास जवाब दे। मैं समझता हूँ कि उसी पे फोकस करें। हमने किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन क्रिकेट बैट बॉल हमारे पास है जिससे हम दुनिया को जवाब दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल भी है, डेविड गावर ने अभी यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो, और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है इंग्लैंड की तरफ से। बिल्कुल। और फैसल, लेकिन देखें आप, न्यूजीलैंड की तरफ से हमें उनके साबिक खिलाड़ियों की तरफ से वो एक्सप्लेनेशन, या वो जिस तरह इंग्लैंड में तो आपने देखा कि उन्होंने अपने ही बोर्ड को, उन्होंने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इतना प्रेशर में आया, ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू गो। न्यूजीलैंड की जानिब से असल में मसला न्यूजीलैंड का, इट्स अबाउट द वे कंट्रीज आर गवर्न। उनके पास एक हल्का सा शायद हुआ बदकिस्मती से पाकिस्तान की रेपुटेशन
आहिस्ता आहिस्ता बन रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है। आई थिंक दे ओवर रिएक्टेड, उनको भी इस बात का बाद में एहसास अगर अभी तक नहीं हुआ तो होगा आगे चल के। एंड इट इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंस दैट दे प्लेस ऑन अ ह्यूमन लाइफ एंड स्पेशली दैट ऑफ अ न्यूजीलैंडर। सो इस वजह से उन्होंने आई थिंक इस पूरे मामले में थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया। हाउएवर एज आई सेड, जिस वक्त ये वाक़या हुआ था, हम भी इस दिन का, इस मैच का ज़्यादा वेट कर रहे थे दैट टुडे टुमारो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सेटल दैट स्कोर एटलीस्ट थोड़ी देर में टुडे हो भी जाएगा, वो इंशाल्लाह हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, वी आर वेरी शाहिद भाई एक और चीज़ हमने देखा है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बड़े लंबे स्पैन के लिए खेलते हैं और फिट भी रहते हैं, लेकिन जो कीवी प्लेयर्स हैं मैं उन पे ज़रा फोकस करना चाह रहा था। बड़े बड़े नाम और अच्छे अच्छे नाम, मुझे याद है कि यू नो आई गेस इन द लेट 90s साइमन डूल आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके टेस्ट में तबाही मचा दी थी, लेकिन देन सडनली वो सीन से ऑफ हो गए। उसके बाद डेरिल टफी वगैरह आए, शेन बॉर्न बड़े दुनिया के नंबर 1 बॉलर, शेन बॉर्न एक मौके पे तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत तकनीक का नाच नचाया हुआ था। अच्छा शायद भाई क्यों इनका टेन्योर इतना ज़्यादा नहीं होता? जैसे कि क्रिस केन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्मिडेबल इनके बॉलर बैट्समैन भी थे, लेकिन ये लोग इतना लंबा क्यों नहीं खेलते शायद भाई? एक ब्रांड यंग अगर आप प्लेयर है, ये भी न्यूजीलैंड से ही था, उससे किसी ने पूछा कि यार हमारे पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पूछा कि यार तुम क्यों इतने जल्दी रिटायर हो गए, अभी भी यंग हो। कहता है कि यार वन डे आई वोक अप, आई सॉ आउटसाइड द विंडो ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो आई थॉट दैट्स इट। वो उन्होंने एक लिमिट तक, उन्होंने क्रिकेट को ही सब कुछ नहीं बनाया हुआ होता, उनकी एक लाइफ है, उस लाइफ तक क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। देन फिर शादी और बच्चे, उनकी जिम्मेदारियां और हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। हमारी तरह नहीं है कि हमें तो निकाला जाता है, निकाला जाता है, बड़ी बड़ी कमी इज्जत से जा रहे होते हैं वैसे। अच्छा वैसे मेरा ये ख्याल है उनका जो करियर है कम है। शायद फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक रीज़न हो सकती है इसमें, बिकॉज जाहिर है, और दूसरा ये कि वो स्पोर्ट अपने मुल्क में कितना पॉपुलर है। हमें पता है न्यूजीलैंड जो है वो रग्बी क्रेजी नेशन है, जिस तरह शायद हम क्रिकेट के बारे में हैं, उनकी जो ऑल ब्लैक्स है वो दुनिया की टॉप टीम है और वहाँ पे वाकई उनके करियर्स बड़े लंबे लंबे होते हैं। क्रिकेट में शायद इतना पॉपुलर भी नहीं, इट्स लाइक द थर्ड और फोर्थ स्पोर्ट देयर, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। दिस कुड बी द रीजन। अच्छा, अब चेंज हो रहा है, अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। जब से ये लीग क्रिकेट और पैसा आना शुरू हो गया है, तो वहाँ के प्लेयर, गुप्टिल को अगर आप देखें या क्या नाम है इसका, टेलर को अगर आप देखें, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं ये लड़के। विलियम को भी काफ़ी अरसा हो गया जी, काफ़ी अरसा। बिल्कुल। अच्छा ना अहमद शहजाद, कल के मैच के लिए हमने देखा कि भारत जो था वो बड़े स्पिनर्स लेकर आया और उनका बहुत ज़्यादा वो आ रहे थे कि जी स्पिन विकेट होगी तो हम इसको यहाँ से कटेल कर लेंगे। चक्रवर्ती जो है वो हमारे मिस्ट्री बॉलर हैं इस तमाम तर मामलात, तो ओस ने सारी मिस्ट्री उनकी कैंसिल आउट कर दी। लेकिन न्यूजीलैंड के जो स्पिनर हैं ख़ासतौर पे इश सोढ़ी, कैसा उनको रेट करते हैं? क्या मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं वो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए? जी इश सोढ़ी बहुत डिसेंट स्पिनर है और मुझे याद है जब मैं उन्हें पहली दफ़ा खेला था, इवन दो मैंने सेंचुरी की थी स्पिनिंग में, लेकिन उनका जो गुगली था मुझसे 1-2 दफ़ा रीड नहीं हुआ, जो कि विकेट लकी इनफ में बच गया। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके एक्शन पे जो गुगली करते हैं वो फिंगर से करते हैं, और वो इतना, कई लेग स्पिनर्स होते हैं जिनका गुगली साफ पता लग जाता है, कई लेग स्पिनर होते हैं जो फिंगर से करते हैं उनका मुश्किल होती है, और कोई काम एक्शन सा होता है मुश्किल होती है, रिसीव करते हैं वो। तो उनके पास हाइट भी है, डेफिनेटली उनको यहाँ पे असिस्टेंस मिलेगी। और सेंटनर जो है बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत चिल खेलते हैं, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनका रोल है टीम के अंदर, क्वाइट ऑब्वियस है। बैटिंग में भी आके वो अच्छे छक्के मारते हैं, और एज अ स्पिनर रोल तो छोड़ के भी जो है ना उनको बॉल को टेस्ट मिलती है, जो ऊपर से हाथ लाते हैं, और जब तेज भी करते हैं तो लाइक यू नो, मेरा मतलब है कि जिस तरह पाकिस्तान का स्पिन अटैक फॉर्मिडेबल है, अच्छा है, उसी तरह जो न्यूजीलैंड के पास उनका स्पिन है वो अच्छे स्पिनर है दोनों। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन मैं चाहूँगा अहमद मुख्तसरन इस पर बताइए, क्योंकि ब्रेक पर हमें जाना है, कि हमारी दोनों ओपनर्स ने तो कल मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज नहीं होने दिया, बट इंडिया के खिलाफ एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे हम अपने मिडिल ऑर्डर के साथ। तो क्या देखते हैं आप कि कल अगर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अब तक जितनी भी टीम्स टॉस जीत रही हैं वो मैच जीत रही हैं, क्या कल कुछ डिफरेंट होगा या फिर कल टॉस इतना डिसाइसिव फैक्टर नहीं अदा करेगा शारजाह में? देखिए, अगर आज का मैच आपने देखा हो, जो था अफगानिस्तान सेकंड बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उनके स्पिनर्स को जो है वो हल्का ब्रेक मिला, ब्रेक हुआ, गुगली हुए,
इसका मतलब है कि स्पिनर को विकेट मिली है, उनको उनका ग्रिप हो रहा था, कंट्रोल में था, तो इतनी ज्यादा ड्यूज जिस तरह दुबई में थी उस तरह नहीं पड़ी। इसी वजह से उनके स्पिनर्स जो है ना बॉलिंग करते रहे। कल के मैच में आई डोंट थिंक के टॉस इतना ज्यादा वाइटल हो सकता है, बट अगेन यू नेवर नो, अगर ड्यू ज्यादा पड़ गई तो हो भी सकता है। तो अगर जीत गए क्योंकि कंट्रोलेबल नहीं है तो फेयर इनफ, वेल एंड गुड। अगर ना जीते तो आई थिंक फेयर मैच होगा। टॉस कल इतना मायने नहीं रखेगा, और जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो लोग डेफिनेटली अच्छी बात है कि शुरू वाले मैचेस में जो है ना सब बारियां आए, सब टेस्ट हो और इंशाल्लाह डिलीवर करें। कभी भी कोई भी वर्ल्ड कप का मैच आसान नहीं होता है। लाइक अगर हम समझते हैं कि हम पे प्रेशर नहीं होता है, डेफिनेटली प्रेशर होता है। और ऑन द गिवन डे इंडिया जिस तरह की ऑन पेपर बहुत बड़ी साइड है, लेकिन जब प्रेशर में आए तो प्रेशर में जब ऑपोजिशन में कोई भी अच्छे प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है और आपके अगर आपकी टीम अंडर प्रेशर आती है तो बड़े से बड़ा प्लेयर अंडर प्रेशर आता है। तो ये दोनों के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए भी होगा और न्यूजीलैंड के लिए भी होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, इसको हम कैरी करेंगे आगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद बात ज़रूर करेंगे कि हमारा मिडिल ऑर्डर कल तो एक्सपोज नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और कितना जो एक्सपीरियंस है हमारा, शुड वी गो अगेन विद दैट। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे ज़रूर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है कल भी जोर का जोड़ है, और वो है पाक मुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और रीसेंट फॉर्म न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही तगड़ी है। अभी एशियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जो जीत चुके हैं, बट इट्स एन ऑल डिफरेंट फॉर्मेट। लेकिन इस फॉर्मेट में भी वो जी किंग है। शायद भाई हम कल ऐसी टीम से मुकाबला करने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है 20-25 रन तो वो अपनी फील्डिंग से ही बचा लेते हैं। तो हमें ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काउंट रखना है। गो कि हमारी अपनी फील्डिंग जो है वो भी बड़ी अच्छी थी, लूप होल ज़्यादा नहीं थे, हम कैचिंग में बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब आप थे और इमरान नज़ीर, उनका तो मैं कैसे ना जिक्र करूं, ये शारजा में ना चीते थे और क्या बॉल पे लपकते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमारी फील्डिंग बीच में इतनी अच्छी नहीं रही। देन केम अहमद शहजाद, और उसके बाद के लाइक्स के अब तो हम बहुत फिटर प्लेयर्स हमारे पास हैं। तो इस एस्पेक्ट में मैं चाहूँगा बात करें, हम ऐसे टीम के साथ भिड़ने जा रहे हैं 20-25 रन का वो फील्डिंग से बचा के चलते हैं। देखें हमारा अभी फ़िलहाल नरजी की बैटिंग आई, एंड देन फिर हमारा मिडिल ऑर्डर माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा, एक्सपीरियंस्ड भी है, और साथ में कंडीशन भी उन्हीं की मतलब की है। कोई ऐसी उनकी बॉलिंग भी नहीं है न्यूजीलैंड की जो अबव 150 और 155 हो। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से इस पूरे इवेंट के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज, मैं दोबारा कहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। हमारी फील्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी 20-25 रन रुक जाना, आप रन आउट अच्छे कैचेस करते हो, आप फील्डिंग से मैचेस जितवा देती हैं टीमें। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इंशाल्लाह जो बॉडी लैंग्वेज हमारी इंडिया के ख़िलाफ़ थी उसी फ्रेम ऑफ माइंड से जाएं। अपनी इंडिया की जो अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उसको आप अकाउंट में डालें। लोगों ने तालियां भी बजाई, शाबाश भी दी, ख़ुद भी उन्होंने इंजॉय किया। उस परफॉर्मेंस को अगले मैच कल के लिए ना लेके जाएं, एक नए मैच के साथ जाएं। एब्सोल्युटली, बड़ी अहम बात की शायद भाई, किस तरह आप लोग मैनेज करते थे ये कि एक तो होता है कि जी आप हार गए तो हारने के बाद आप कहते हैं कि जी हमने इसको साइड लाइन करना है और नेक्स्ट मैच के लिए देखना है, लेकिन कितना ही इंपॉर्टेंट है ये कि आप जीत गए हैं तो उसको अपने सर पे ना चढ़ने दें और दूसरी टीम को भी वैसे ही आप लें और जीत को जो है वो कैरी इस तरह करें कि सर पे ना लें बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग क्या है? कोचिंग यही कोचिंग है। आप प्लेयर्स को इसी तरह मोटिवेट करते हैं, आपके जो कप्तान होते हैं वो प्लेयर्स को इसी तरह मोटिवेट करते हैं कि यार बस हो गया, जीत गए, वाह वाह हो गई, दैट्स इट, ये मैच हमारे लिए जीतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो कि यही हमारा वो कुछ अल्फाज ही होते हैं। कोई जाके शाहीन को दोबारा बॉलिंग नहीं सिखानी है किसी ने, उसको सिर्फ बताना है, उसके दिमाग के साथ खेलना है, उसको उसके शाहीन बन के उससे बात करनी है कि शाहीन बहुत अच्छा किया, वो हो गया, दैट्स इट। तो इसी तरह रिजवान, इसी तरह बाबर, तो चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यही है। कोचिंग क्या है? यही कोचिंग है। बिल्कुल। और अहमद भाई, जब हमने ये बात सुनी थी
कि जी मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर आ रहे हैं, तो बड़ा क्रिटिसाइज भी किया इस चीज़ पे। लेकिन जैसे शाहिद भाई कह रहे हैं कि वो आके बल्ला पकड़ना और गेंद डालना नहीं सिखाएंगे, बल्कि मेंटल टफनेस जो है उस पे काम किया जाता है, अप्रोच पे काम किया जाता है। ऐसी टीम के साथ खेलना कि जो तगड़ी हो, उसके खिलाफ किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैदान में जाते हैं, ख़ास और ये भी बैक ऑफ द माइंड होता है कि जी वर्ल्ड कप में जो है हमने इनको बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है न्यूजीलैंड को। तो इन सारी चीज़ों को बैक ऑफ द माइंड रखना कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से फिर ग्राउंड में उतरा जाता है? देखिए, अच्छा है अगर पॉजिटिव है कोई चीज, आपको लगता है कि किसी चीज को लेके अगर आप ग्राउंड में उतरेंगे और आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है, तो बिल्कुल वो चीज होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज को अपने बैक ऑफ माइंड ध्यान में रख के आप ग्राउंड में उतरेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है, बुरी हो सकती है, तो उसको एज सून एज पॉसिबल निकाल देना चाहिए। दैट्स हाउ वी गो अबाउट अ बिजनेस। और जहाँ तक कोचिंग की बात रही है, जिस तरह शाहिद भाई ने बोला है, मोर और लेस यही होता है। थोड़ी सी चीजें लाइक एडवांस हुई हैं दुनिया में, डेटाबेस बहुत ज्यादा चीज है, लाइक बहुत ज्यादा टेक्निक से लोगों ने काम करते हैं, प्लान बनाते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान भी ये कर रहा है और चीजें डिफरेंट हुई हैं। और जो वर्ल्ड कप है या बड़े इवेंट, इसमें नेट रन रेट जो है बहुत काउंट करता है। तो अच्छा है कि लाइक यू हैव समबडी लाइक्स ऑफ मैथ्यू हेडन और वर्नन फर्नांडिस, जिसने एक ने ऑस्ट्रेलिया के साथ काम किया हुआ है, एक ने साउथ अफ्रीका के साथ काम किया हुआ है, so they can share their experience there as well, that how we need to go about our business, because अभी तो start है, लेकिन end में next run rate does matter a lot। और वर्ल्ड कप में और भी इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो ये रिमाइंडर्स चलते हैं, और इसी रिमाइंडर्स के साथ शाहिद भाई ने बोला है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और कोचिंग का जो आपका दैट डज मैटर, एक एक अल्फाज मैटर करता है, बिकॉज प्लेयर जब खेलने जाता है उसका दिमाग उसका दिमाग ही सब कुछ है। तो हमें चाहिए, या हमारी कोशिश है, कोचिंग ये करते हैं अच्छी कोचिंग के, वो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी फील करें और आपके साथ जब इंटरेक्शन हो बहुत देख के सोच समझ के, और जो चॉइस ऑफ वर्ड भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप किस तरह से लोगों का ख्याल रखते हैं। तो एक छोटी सी बात यही है कि हम सब अपने अपनी फील्ड में इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, और लर्निंग की कोई एंडिंग नहीं है, और जो लेवल भी है उसकी कोई एंडिंग नहीं है। जो अच्छे कोचेज होते हैं वो डेफिनेटली उनमें भी कुछ क्वालिटीज होती हैं, और वो अभी मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन चीजें बहुत बेहतरीन से दुनिया में जा रही है, और आई एम श्योर हम भी साथ मूव करेंगे। बिल्कुल, ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि अब हम शो के अख्तिताम तक जा रहे हैं, तो आखिर में मैं मुतसिर अपने तीनों मेहमानों से ये 2 सवाल करूंगा, और उसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है आपने। वैसे कोई पाबंदी नहीं है, हाँ ना से आगे 1-2 जुमले लगा भी सकते हैं। बट शाहिद भाई, अगर कल हम टॉस जीतते हैं, बैटिंग करनी चाहिए कि बॉलिंग करनी चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि कप्तान और कोच बेहतर डिसीजन लेते हैं, ये इसलिए कि कंडीशन देखते हैं, हवा चल रही है, डू फैक्टर होगा कि नहीं होगा, क्लाउड्स हैं कि नहीं है, तो ये कप्तान और कोच ही वहाँ पे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। कि अगर आपको लग रहा है कि लेटर ऑन बॉल ने गीला होना है, तो आप पहले जो है वो बॉलिंग करते हैं। हमने भी जब हम खेलते थे तो वसीम भाई वगैरह हमारे साथ इसी तरह ही, हम जाके ग्राउंड में इसी तरह ही वेदर को चेक करते थे कि क्या होगा आज। मेरे ख्याल में जो टॉस जीतने के बाद जो बेस्ट डिसीजन है वो उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, कि जो बेस्ट है वो डिसीजन हो। हमें सिर्फ हमें एज अ फैन हम सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तान मैच जीते। तो थैंक यू सो मच शाहिद भाई और अहमद भाई और अदील भाई, आप तीनों का। और यकीनन कल एक बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान कल का मैच जीता है तो कल तो हो जाएगी हमारी बल्ले बल्ले, एंड वी हैव ऑल द रीजंस टू थ्रैश न्यूजीलैंड। लेकिन ये कल ही पता चलेगा। पाकिस्तान एक अच्छी फॉर्म के साथ जा रहा है और देखते हैं कि पाकिस्तान वो फॉर्म कैसे कैरी करता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन कल दोबारा हाजिर होंगे 5 बजे, 6:30 बजे और रात 11 बजे भी। तो हमारे साथ ही रहिएगा और देखते रहिए जोर का जोर।